अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज आयतुल्ला अली ख़ामनेई की तदफीन का अमल जारी हो चुका है और कुछ देर बाद हम देखेंगे कि मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इससे पहले भी सीज़ फायर की बातें हो रही थी, लेकिन अब अमेरिका की जानिब से बड़ा हमला कर दिया गया है। अगर ये कहा जाए कि 28 फरवरी के बाद ये दूसरा बड़ा हमला है तो गलत ना होगा। इससे पहले भी हमने देखा था कि अमेरिका की जानिब से पावर प्लांट और बिजली घरों को निशाना बनाया गया था। अब तक के इतलात के मुताबिक 2 रोज़ में 107 मकामात पर अमेरिका ने हमला किया है और सबसे बड़ा हमला तब रिपोर्ट हुआ जब तेहरान से मशहद जाने वाली ट्रेन रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया मिसाइल्स के थ्रू। और फ़िज़ाई हमले भी इस वक्त ईरान में जारी हैं, जबकि ईरान से जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये है कि ईरान ने कतर में भी धमाके किए हैं, अमेरिकन हवाई अड्डों को जो है वो निशाना बनाया है। ईरान की जानिब से भी भरपूर रिटेलिएट किया जा रहा है। बहरीन, कतर और कुवैत में हमले के बाद हम देखेंगे कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो मज़ीद कशीदा हो जाएगी। इससे पहले जो मुआहदा हुआ था उसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि दोनों ममालिक की जानिब से मुकम्मल सीज़ फायर किया जाएगा। JD Vance के बारे में अगर बात की जाए तो वो पीस टॉक को परसू करते हैं, वो चाहते थे कि मुआहदा हो जाए, लेकिन अब उनकी जानिब से भी बड़ा बयान आया है। उनका कहना यह है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर दोबारा पाबंदी लगाई तो ये हमले जारी रहेंगे। सिटकॉम ने भी कल की वीडियो जो है वो जारी कर दी थी हमले की, जिसके बाद सबने देखा कि कशीदगी में जो है वो मज़ीद इजाफा देखने में आया है। कतर जो कि सालसी कर रहा था, मीडिएशन करवा रहा था दोनों फरीकैन के दरमियान, क्योंकि सबसे पहले तो पाकिस्तान था, फिर उसके बाद हमने देखा कि कतर की जानिब से भी मीडिएशन करवाई गई। वहाँ पर जो मौजूद अमेरिकन बेसिस थे, ईरान ने वहाँ पर भी रिटेलिएशन किया है, हमला किया है और एक बार फिर मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो कशीदा नज़र आ रही है। ईरान में क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हसन जैदी साहब, सहाफ़ी हैं, और इनके हमरा हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। तुकुल यामीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, कड़ी नज़र रखते हैं मशरिक़ वस्ता के हवाले से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हसन जैदी साहब का। हसन साहब, क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि कोई शिप्स वहाँ से गुजर नहीं पा रहा, और मशहद में आज तदफीन मुकम्मल होनी थी आयतुल्ला अली ख़ामनेई के हवाले से, क्या इत्तला सामने आ रही हैं? देखिए, आयतुल्ला अली सैयद अली ख़ामेनेई जो बुजुर्ग मर्जे तकलीद भी थे अहले तशय्यो के, वो अभी उनकी तदफीन का अमल जारी है। उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में। जी। और कल रात से ही ये कशीदगी बढ़ाई जा रही है। दो इसके अहदाफ हैं। तेहरान मशहद के रेलवे लाइन को भी जो निशाना बनाया गया, इसके दो अहदाफ थे। एक तो ये है कि मरूक किया जाए जो लोग जाना चाह रहे हैं। बताया जा रहा है 27 ममालिक से जो सोगवार हैं वो पहुंचे हुए हैं मशहद मुक़द्दस, और पहुंच रहे थे आज सुबह तक हत्ता। तो उनको मरूक करने की कोशिश की जा रही है। यकीनन आप लोगों ने भी देखा होगा कि आज सुबह को जेट फाइटर्स, ईरानी जेट फाइटर्स वहां की फिजा को पुरअमन करने के लिए जी। वहां पे उड़ान भर रहे थे, और ये चीज वहां पे देखी गई। और दूसरी तरफ हम लोग अमेरिका को देख रहे हैं कि अभी चंद ही दिन पहले ट्रंप साहब ने कहा था, हमने बड़े, वो तो अपने खास अंदाज में वो कहते हैं कि मैंने 1 हफ्ते का उन्हें टाइम दे दिया है, लेकिन वो कभी भी अपनी बात के पाबंद रह ही नहीं सकते। ये अलबत्ते सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है, बल्कि अमेरिका की पूरी तारीख है, जो जी। खुसूसन पिछले 47 साल में, यानी ईरान के इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद, इसे देखा जा रहा है कि अपने किसी एक वादे को भी अमेरिका ने पूरा नहीं किया है। ये ट्रंप साहब तक महदूद नहीं है, हर दौर में यही हुआ है। ओबामा के दौर में JCPOA पर जब साइन हुआ था, जो न्यूक्लियर डील हुई थी, उसी के चंद दिन के अंदर ही ईरान पर नई पाबंदियां आयद करना शुरू कर दी गई थी। ये तो सिर्फ एक MOU है, जिसपे आप समझिए एक सही। मुफाहमतनामा, एक समझौता। ये इसकी कोई, यानी अभी एक मुआहदे की शक्ल इख्तियार करने में सही। इसमें बहुत वक्त दरकार है। बिल्कुल। दूसरी देखिए। तरफ ये, लेकिन इसी मुआहदे के तहत जी। आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए ईरान की इजाजत थी, और एक पैरेलल कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, जो ताकि इसी मुआहदे को मुतासिर कर सके। ईरान इसे हरगिज कबूल नहीं करेगा, जिस तरह से उसने लुबनान के मामले को और वहां सही, पे बिल्कुल ठीक है। इसराइल की हसन, बमबारी को बाबर कबूल साहब ने भी नहीं हमें किया है, ज्वाइन उसी किया तरह है, से फिर उनसे भी जान लेते हैं। बाबर साहब, जो मुश्तरका हमला किया गया था अमेरिका और इसराइल की जानिब से 28 फरवरी को, क्या उसके बाद इसे दूसरा बड़ा हमला कंसिडर किया जा सकता है? क्योंकि मशहद में इस वक्त तैयारियां जारी हैं, सुपुर्द खाक किया जाएगा शहीद आयतुल्ला अली ख़ामनेई साहब को, और उस वक्त हमने देखा कि तेहरान और मशहद में जो रास्ता था ट्रेन का, उस ट्रैक पर भी अमेरिका ने हमला किया है। जी, वाकई बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आल्दो
तमाम मुबसरीन यही कह रहे थे कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जिस तरीके से ताल्लुकात रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा, इसमें एतमाद साजी में वक्त लगेगा और इस तरह की हमें झड़पें देखने में मिलती रहेंगी। और ये भी उम्मीद हम सब कर रहे थे कि इसके बावजूद ये मुफाहमती अमल भी जारी रहेगा, बातचीत भी जारी रहेगी, टेक्निकल लेवल टॉक्स भी होंगी और जी अल्टीमेटली किसी न किसी मुआहदे पर हम पहुंच जाएंगे, चाहे अनईजी पीस हो, क्योंकि जंग बहरहाल दोनों ममालिक के लिए कोई भी ऑप्शन अभी रही नहीं, अमेरिका और ईरान दोनों के लिए। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, जी हम सब जानते हैं अमेरिकी सदर के बयान काफी इश्तियाल अंगेज होते हैं, शुरू से होते हैं बिल्कुल और आज की बात नहीं है, लोग उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेते। वो एक तरफ कहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत वक्त का ज़ाया, साथ उसी लम्हे कहते हैं कि लेकिन उसके बावजूद हम बातचीत करते रहेंगे। अभी उनके सिर्फ बयान ईरान के बारे में नहीं है, वो नेटो के इजलास में बैठे हुए नेटो के मुतालिक क्या कह रहे थे, उन्होंने स्पेन के मुतालिक क्या कहा, ग्रीनलैंड के मतलब क्या कहा, ये जी सब कल की बातें हैं। तो उनके बयान तो इसी तरीके से हैं। मैं समझता हूँ, मेरे अपने जाती ख्याल में बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश से पाकिस्तान ने कोशिश की और जी पूरी दुनिया ने बाय लार्ज एक्सेप्ट कर लिया ईरान की एक मॉरल विक्ट्री को। और जो एमओयू था, उस एमओयू में जो 14 पॉइंट थे, वो मेनली 14 पॉइंट जो वो ईरान की पोजीशन को वैलिडेट करते हैं। ईरान ने काफी हद तक ईरान एक ही बातें मानी गई। तो आई पर्सनली फील, देखें हमेशा हम तनकीद भी करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि डे वन से हमने हमेशा कोशिश की है, ईरान का हमने हर जगह साथ भी दिया है। ईरान के साथ पाकिस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात भी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में सबसे बड़ा जो डेलीगेशन था जी वो वो पाकिस्तान का था पाकिस्तान का था। और इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल ने दो ईरान का दौरा भी किया, सही साथ ही साथ ईरान को भी हमेशा से हम सब्र और तहम्मुल का भी दरख्वास्त करते रहे हैं कि आपको भी अच्छा कुछ ब्रिगेडियर चीजों के साहब, ऊपर स्टेप अगर बैक करना अगर ये पड़ेगा। देखा मेरा जाए अगर ये देखा जाए कि एक तरफ तो तदफीन का अमल जारी है और एन उसी वक्त पे अमेरिका की जानिब से फ़िज़ाई हमले किए जाते हैं, तो आलमी सतह पर जो दीगर ममालिक हैं उन्हें भी अमेरिका से कांटेक्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम ये अमल तो ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद बैठ के बात की जा सकती है, मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। देखिए जी, अगर अमेरिका को इतना इस चीज का ख्याल होता तो अली खामनेई को शहीद ही ना करता। सही उसने इस लीडरशिप को टारगेट किया, उन्होंने तो इस पर आज तक किसी शर्मिंदगी का इजहार ही नहीं किया। उन्हें क्या लगे कि कौन है, उन्होंने इंसानियत से लोगों को मारने से उनका तो मशगला बन गया है ना जी। और जहां तक दुनिया का ताल्लुक है, दुनिया डेफिनेटली हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, कोई मजम्मत करेगा कोई नहीं करेगा। मैं जो बात करना चाह रहा था, आई पर्सनली फील कि 2 दिन पहले जो आपने हुर्मस का वाकया हुआ, आपने हुर्मस एक बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है, ईरान को इज्तनाब करना चाहिए था, बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए था। ये बातचीत बड़ी क्रिटिकल स्टेज पे आगे जा रही है, अमेरिका को हमें कोई बहाना देना नहीं चाहिए था। लो अमेरिका बहाना तो ढूंढ ही लेता है, लेकिन कम से कम इस दफा इस तरीके से नहीं देना चाहिए था। ये मुश्किल काम है। देखें, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको आगे रखना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन से बात जी नहीं होती। और आपने अभी अमेरिका देखे, उन्होंने कल बॉम्बिंग की है, आज सही बॉम्बिंग की है, वो मजीद बॉम्बिंग करेंगे। वो कौन सा ऑन ग्राउंड आ रहे हैं, एरियल बॉम्बिंग करते हैं, वो जंप करा के चले जाते हैं, नीचे तबाही ऑन ग्राउंड मजीद होती है और होगी। तो नुकसान तो डेफिनेटली इसमें ईरान का होगा ना जी, बावजूद इसके बिल्कुल कि ठीक है। बहुत रिजिलियंट कौम है, बहादुर कौम है, सब कुछ उन्होंने किया है। आई पर्सनली फिर इसमें जहां पर जो इज्तनाब होनी चाहिए नहीं जी, वो करनी चाहिए। इतने डिफिकल्ट टास्क में, इतने सेंसिटिव इश्यूज में सही आपने हुर्मस के ऊपर टेक्निकल लेवल टॉक्स में ये चीजें सेटल हो जानी थी ना। बिल्कुल ठीक अभी है बाबर कौन सा साहब। किसी का उसके अख्तियार आ चुका है। ठीक है, यामीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यामीन साहब, एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें हो रही थी और इस वक्त अमेरिका की जानिब से टारगेट किया जा रहा है ईरान को, लेकिन ईरान जो रिटेलिएट कर रहा है, अगर बात करें बहरीन की, कुवैत की, कतर की, तो फिर सूरत हाल किस जानिब जाएगी? क्योंकि कतर जो है वो मीडिएशन करवा रहा था। बर्गनस्टॉक में भी हमने देखा कि कतर के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। तो अब सूरत हाल किस जानिब जाएगी? मेरे ख्याल में अगर जंग हुई, बाकायदा जंग हुई, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं, ये एक दूसरे पे कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, मिसाइल दागते रहेंगे, वो जवाबी मिसाइल दागेंगे, बाकायदा जंग नहीं शुरू होगी। मगर मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि इसमें दोनों फरीक़ैन को चाहिए कि वो सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। जो ख़बरें मैंने पढ़ी हैं उसमें तो ये कि पहले ईरान ने जो ट्रैफिक ओमान के करीब से शुरू हुआ था, वहाँ बहरी जहाज़ों को पे अटैक किया, जिसमें सऊदी अरब का भी शामिल था, कतर का भी शामिल था, जी बहरीन का भी शामिल था। उसके बाद फिर जवाबी हमले शुरू हुए। तो
जी यामीन साहब। ये जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जैसे किसी मेरे एक साथी ने कहा भी, एतमाद साजी की कमी है। फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब जंगबंदी होती है तो जंगबंदी के कोई मैकेनिज्म होते हैं कि वो जंगबंदी कायम रहे। आप देखें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान भी वो है इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप, अगरचे हिंदुस्तान ने उसको मानने से इनकार कर दिया, मगर जंगबंदी को फाल बनाने के लिए मैकेनिज्म्स होते हैं। इस जंगबंदी को फाल बनाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था। 60 दिन की मोहलत दी गई थी कि तमाम ममालिक को अपना हुर्मुज़ से बगैर किसी टोल टैक्स के गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। अब उसमें अगर ईरान पहले अपने मिसाइल दागता है कि भाई आप ओमान के सामने से नहीं गुजरेंगे, तो इसमें दूसरी पार्टी को भी इजाज़त है हक बचाने पर, वो भी। बिल्कुल ठीक है यामीन साहब, आपका कमेंट आ गया है। एजाज मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे ईरान अमेरिका के हवाले से। जो इतलात सामने आ रही हैं, ईरान ने मौजूद ओमान में अमेरिकन बेड़ियों को जो है वो निशाना बनाया है, और यूँ बात हो रही थी कि अगर इस जंग में मज़ीद कशीदगी इख्तियार की जाती तो फिर सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाएगी। साथ ही बात ये भी ज़ेर गौर है कि 11 जुलाई को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे थे, दोनों फ़रीक़ैन इस्लामाबाद आएंगे और फिर जो टेक्निकल टीम्स के हवाले से जो बात की जा रही थी वो भी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन सूरत हाल अब इस तरफ जा रही है कि यूँ लगता है कि मुज़ाकरात पॉसिबल नहीं हो सकते। पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन करवा रहा था दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान। इस पर मज़ीद बात करेंगे। एजाज़ मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ साहब, ईरान की जानिब से भी रिटेलिएट किया जा रहा है। कतर जो कि सालसी करवा रहा था, मीडिएशन करवा रहा था, वहाँ मौजूद अमेरिकन हवाई अड्डों को जो है वो ईरान ने निशाना बनाया है। क्या समझते हैं आप कि एक बार फिर कशीदगी में इजाफा होगा? कशीदगी में इजाफा तो यकीन होगा। बदकिस्मती से इस कशीदगी की वजह प्रेसिडेंट ट्रंप के रूटीन में जो इश्तियाल अंगेज बयानात और ट्वीट वगैरह पे मैसेजेस होते हैं वो नहीं है, बल्कि इसकी वजह ईरान की तरफ से ओमान के करीबी साहिल से अपना हुर्मुज़ में गुजरने वाले शिप्स पर जो हमला है वो इसकी वजह बना है जी। और उसके जवाब में अमेरिका ने काफी जो है बड़ा मल्टी टारगेट उन्होंने एंगेजमेंट्स की, और एक दोबारा से ऐसे लग रहा है कि जैसे हम फिर शूटिंग वॉर की तरफ जा रहे हैं। ये जाहिर है बड़ी जो है ना अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिसमें ये खित्ता दोबारा जंग की तरफ अगर चला जाता है तो वो पहले की तरह जो फरवरी मार्च में हमने देखा वो दुनिया फिर उसी जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ जाएगी और तलखियां भी बढ़ेंगी। असल में हम जब भी बात करते हैं स्पॉयलर्स की या ऐसे इन्फ्लुएंसेस की जो इस खित्ते में पीस प्रोसेस को किसी वक्त भी सबूटाज कर सकते हैं, तो हम उसमें इजराइल को हमेशा अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, और दूसरे नंबर पे अमेरिका का वो गैर मुफ्तात मीडिया ऑफेंसिव जिसको खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट लीड करते हैं, और जिसके नतीजे में एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो रही होती है, ऑलिव ब्रांच हमें नजर आ रही होती है, और दूसरी तरफ ऐसे लगता है कि जंग की बातें हो। लेकिन इस बार एक चीज जो हमें देखने वाली है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं उन्होंने इस जंग में ये जो एक उनको फतेह हासिल हुई है उसकी वजह से उनमें कोई ज्यादा खुद एतमादी आ गई है, सही, या वो ये समझते हैं कि जंग ही अपने मुतालबात बनवाने का एक या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है एक वाहिद ऑप्शन आ गया है ईरान के पास,
क्योंकि इससे पहले हमने देखा था यूरेनियम के मामलात पर ईरान वाज़े कह चुका था कि हमें जौहरी हथियार नहीं चाहिए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एक ऐसा हथियार मिल गया है जिस पे ईरान ने वाज़े कह दिया है कि इसका कंट्रोल जो है वो अब ईरान के पास ही रहेगा। हसन, ये बताइएगा, क्योंकि आप इस वक्त ईरान में मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है लगभग 3 करोड़ अवाम जो है वो इस जनाजे में उन्होंने शिरकत की है, तादाद ज़्यादा बताई जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो तेहरान में हुए हैं, कुम शहर में जो जुलूस जनाजा निकला है और मशहद में जो तशी हुई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में। और सबका मुतालबा एक है, यानी यहाँ पे बैनर्स हाथ में लोग लिए हुए थे, किल ट्रम्प, क्योंकि अभी दाग बहुत ताज़ा है। और ये कि अयतुल्लाह खामेनी जैसी जो पूरे कह सकते हैं कि दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उन पर हसास, ये बात सिर्फ शियों तक नहीं है बल्कि सारे मुसलमान उन पर हसास है। और इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया है अमेरिका ने और अब जो है वो दामन झाड़ के निकलना चाह रहा है। बल्कि ईरानी मीडिया और माफ कीजिएगा, ईरान को ये मुल्जिम ठहराया जा रहा है कि वो धमकियां दे रहे हैं का ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई करने की बात करे तो फिर उसको जो है वो मुल्जिम ठहराया जाता है। दूसरी तरफ ये बात, एक तो ये इस नुक्ते पर तवज्जो देने की जरूरत है, ये आप नए हुर्मुज के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, ये कोई इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये ईरान और ओमान के हुदूद के अंदर है। इस नुक्ते को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये मामला आहिस्ता आहिस्ता करके ये हमास वाला और 7 अक्टूबर 2023 वाला मामला होता जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 के लिए हमास को मुल्जिम ठहराया जा रहा था कि उन्होंने एक बहुत ही बकौल उन लोगों के कि बहुत ही गलत इक़दाम किया है और ये नहीं देखा गया कि 1948 से लेकर अब तक क्या हुआ है। इस दफा भी यही देखा जा रहा है कि ईरान ने जो रिटेलिएट किया गया, भाई पहले तो आबनाए हुर्मुज़ खुला हुआ था, सब आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन अब जो है इसे मैं चाहूंगी कि थोड़ा मुख्तसर करें। जो ईरान की जानिब से 2 कमर्शियल ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया था जिसमें एक कतरी शिप भी था, आपको मेरी आवाज आ रही है हसन? के लिए उससे दूसरों से इजाजत लेनी पड़ी। जी अच्छा बाबर साहब, जिस तरीके से हसन दैसी साहब ने ये कहा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है ये इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं आता, ये ओमान और ईरान की हुदूद में आता है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? मुझसे पूछ रहे जी? जी बाबर साहब, देखिए टेरिटोरियल वाटर में तो आता है, इसमें कोई शक नहीं है। समुंदर के अंदर कुछ हदूद ऐसी होती हैं जो किसी मुल्क के किसी न किसी मुल्क के टेरिटोरियल वाटर में आती हैं, लेकिन उस टेरिटोरियल वाटर का यह कतन मतलब नहीं होता कि वहां से आप किसी को, जहाज को, बहरी जहाजों को, तजारती जहाजों को भी ना गुजरे दें। ये इंटरनेशनली एग्रीड कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इससे पहले लोग गुजरते रहे हैं। बहरी और आबी गुजरगाहें हैं ये जितनी भी स्ट्रेट्स हैं, ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं, बाकी स्ट्रेट्स में जो है वो भी किसी न किसी के टेरिटोरियल वाटर में तो आती हैं जी। ये कोई नहीं कहता और इससे कोई इत्तेफाक भी नहीं करेगा कि यहाँ पर जबरदस्ती कोई आके कब्जा कर ले। देखिए बात यह है कि एक इशू बना हुआ है ना जी, एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उसके वर्किंग मैकेनिज्म के लिए ही तो टेक्निकल लेवल मुज़ाकरात तय पाए थे और मुज़ाकरात हो भी रहे थे। उन मुज़ाकरात में यही होना था ना बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर किसका कितना कंट्रोल रहे, किस तरीके से वहां पर जहाज गुजरे, और अगर वो ईरान की एग्रीमेंट से हो तो इसमें ईरान को तो इतराज नहीं हो सकता। इसी चीज का तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए बातचीत हो रही थी। अभी जब आपने एग्री किया है 14 पॉइंट्स में कि अगले 60 दिन में इस पे बातचीत हो के एग्रीमेंट हो जाएगा और उस वक्त तक यहाँ से आजादाना सब गुजरते रहे, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि इस दौरान अगर आप इस तरीके से अटैक करते हैं और आप मुख्तलिफ ममालिक के जहाजों पर अटैक करते हैं, इनमें से अमरीकी जहाज तो कोई नहीं था, कतर के जहाज पे आपने या सऊदीया के जहाज पे कर दिए गया है, जो मीडिएट भी साथ कर रहे हैं। और देखिए सऊदी अरेबिया ने बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया, आयतुल्लाह अली खामनाई के नमाज जनाजे में उनका वक्त शामिल हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें इस तरीके से अमेरिका को एक रीजन हम दे देते हैं, मॉरल विक्ट्री है, पूरी दुनिया मान रही है कि ईरान ने विक्ट्री हासिल की और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अभी देखिए ना, गजा हमने बर्बाद कर दिया, इसराइल का क्या गया, इसराइल को कमजोर कर लिया, वो जो 70,000 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। हमास भी जो है वो 20 साल बाद गजा से विड्रॉ कर रहा है। हमने उनको हमने खुद दिला दिया उनको, हमास ने भी छोड़ दिया।
तो भाई अक्ल से काम दुनिया में लेते हैं। आप जब इतनी ताकत नहीं रखते तो अपनी जो न्यूसेंस होती है उसको तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना जी। अभी हम भी सारे के सारे इस चीज के ऊपर आज भी अप्रिशिएट करते हैं ईरान को, उस नेशन को। दलेर नेशन है, रेजिलियंट नेशन है, शो किया दुनिया में। लेकिन इस तरीके से अभी जो बॉम्बिंग हो रही है अमेरिका की, तो क्या कर लेंगे अमेरिका का आप? आपके पास एयरफोर्स नहीं है, आपके पास नेवी नहीं है। हम आपके मीडिएटर हैं, हम आपके सबसे बड़े हमदर्द हैं, हम ही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मीडिएटर्स को भी पीछे कर देते ना आप। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक मतलब तकलीफ हम सबको हो रही है, जंग नहीं होनी चाहिए, ईरान का नुकसान नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप तो है ही ऐसा। तो फिर जब एक बातचीत हो रही है, एग्री किया हुआ है, और फिर मैं दोबारा आखिरी पॉइंट मेरा ये होगा कि जब 14 पॉइंट पे एग्री किया और 14 के 14 पॉइंट जो है वो उनमें ईरान को फायदा हुआ है, ईरान की बात सुनी गई है। अभी अमेरिका ने तेल पे पाबंदी फिर लगा दी है। वहां पर जो इतने ऑयल टैंकर खड़े हैं समुद्र के अंदर, जिनमें अरबों का तेल है, तो क्या कर लोगे? उनका नुकसान अमेरिका का होगा। तो अकल से काम लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका के आप बिल्कुल उनकी बात मान के आप हर तस्लीम कर लें। हिकमत इसी कहते हैं, हमारा दीन, हमारा मजहब भी हमें हिकमत सिखाता है। ठीक है। पूरी दुनिया को आपने शो कर दिया करोड़ों के तादाद में कि जिस शख्स को आपने शहीद किया उसके जनाजे में करोड़ों लोग हजारों कतार रो रहे थे। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी शिकस्त यही तो होगी। इंटरनेशनल वफूद ने भी इस नमाज जनाजा में शिरकत भी की थी। यामीन साहब, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरान की हिट लिस्ट में हूँ और हो सकता है मैं मारा जाऊँ। हम सब जानते हैं कि यूएसए सदर की सिक्योरिटी के हवाले से अगर ये कहा जाए कि दुनिया की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी इन पे मैसर होती है, इन पे लगाई जाती है, तो गलत ना होगा। और एक सदर इस तरह के बयान दे रहा है कि मैं ईरान की हिट लिस्ट में हूँ और हो सकता है मैं मारा जाऊँ। बात यह है कि ट्रंप साहब उनकी हिट लिस्ट में तो है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं। जाहिर है अगर आप मेरे लीडर को मारेंगे, मैं आपके लीडर को मारूंगा, तो हिट लिस्ट में तो आप ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। वो अपने पुराने एयरफोर्स वन पे गए, वो उस वापसी में जो अनकरा से नेटो समिट खत्म हुआ, तो वो अपने जो उनको कतर ने तोहफे में नया एयरफोर्स वन दिया, तो उसमें नहीं गए, पुराने पे गए। अब ये उनको कहा गया कि उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया था कि भाई आपकी सिक्योरिटी इसी में मलूज़ खातिर है कि आप अपना ख्याल खुद रखें। क्या वाकई ईरानियों के पास इतनी ताकत है, इतने जराए हैं, इतनी इंटेलिजेंस है कि वो अमेरिकी सदर को मार सकते हैं? मैं कह नहीं सकता, मगर अमेरिकी सदर ट्रंप साहब को स्नाइपर्स ने तो उनके अपने मुल्क में टारगेट करने की कोशिश की है। तो किसी भी सियासी सरबराह को मारना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को पैसे दे सकते हैं, किराए के कातिल दे सकते हैं। तो वैसे ठीक है, वो ट्रंप साहब की बड़ी ये आदत है कि बड़े बुलंद बातें करते हैं, ड्रामाई बातें करते हैं, सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, मुकर जाते हैं, मगर वो उनकी ईरानियों की हिट लिस्ट में है, मुझे तो कोई शक नहीं। और ईरानियों को मौका मिलेगा तो वो उनको जरूर फारिग कर देंगे। उन्होंने उनकी अमेरिका ने उनकी पूरी सियासी और मजहबी और मिलिट्री और क़यादत को ख़त्म कर दिया, तो वो भी करेंगे। तो ये तो टिट फॉर टैट है ना जी, आप हमारे मुल्क में कुछ करेंगे, हम आपके मुल्क में करेंगे, मगर ये सब कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे मेरे एक साथी ने कहा, हिकमत और अकल इस्तेमाल करनी चाहिए, जंग खत्म होनी चाहिए, जंग का किसी को फायदा नहीं। वो बमबारी करेंगे तो मीनाब में उन्होंने 168 बच्चों को मार दिया, और बच्चों को मार देंगे। इन वक्तों पे आप क्या इनका क्या कुछ बिगाड़ सकते हैं? कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो हिकमत तो इसमें ही है कि भाई आराम से तहम्मुल से काम लो, लड़ाई मत करो, जंग। यामीन साहब, एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि वजीर आजम की जानिब से ये भी कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ का अवार्ड दिया जाए। अगर इस वक्त सिचुएशन देखी जाए जिस पे हम बात कर रहे हैं तदफीन के हवाले से शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब की, तो एक तरफ तो सुपुर्द खाक किया जा रहा है, तदफीन का अमल जारी है, और दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से जो है वो हमले किए जा रहे हैं, फ़िज़ाई हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक सूबों को निशाना बनाया जा रहा है, रेलवे ट्रैक पर हमला कर दिया। तो क्या समझते हैं आप कि वज़ीर आज़म का ये जो स्टेटमेंट है? नहीं, बात सुने, हम जज्बाती हो जाते हैं। ये ईरान ने पहले मिसाइल दागे थे, अमेरिका ने जवाब दिया। मैं कोई अमेरिका का हामी नहीं हूँ और मेरी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं, मगर ये बात, ये IRGC में बहुत हार्ड लाइनर्स हैं जो नहीं चाहते। किसी और ने भी कहा कि देखिए, स्पॉइलर सिर्फ अमेरिका इजराइल नहीं है, ईरान के अंदर भी हार्ड लाइनर्स हैं जिसमें IRGC वाले शामिल हैं। तो ये हार्ड लाइनर्स को समझाना चाहिए कि भाई खुदा के वास्ते मत करो, आम आदमी का नुकसान होगा। कोई भी जंग नहीं चाहता। आप नए होर्मुज़ बंद हो गई तो मेरा और आपका तेल महंगा हो जाएगा, हम पहली गाड़ियों पे निकलना नहीं चाहते। तो देखें, ये बातें जो है ना, कुछ सब्र और तहम्मुल, और इसमें जज्बातियत की जरूरत नहीं है। हम भी जज्बाती कौम बन जाते हैं। इसमें
ठंडे दिल से, ठंडे मिजाज से सोचना चाहिए और जंग नहीं होनी चाहिए। तो किसी को भी नहीं जंग करने की इजाजत होनी चाहिए, आम आदमी का ख्याल करना चाहिए। लोग आम आदमी का ख्याल नहीं करते, ठीक है। लोग कहते हैं भाई मेरी मनमानी हो। ट्रंप भी ये कहते हैं और लोग भी ये कहते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। फिर यामीन ट्रंप साहब, में और ईरान किसी से और में क्या सहाफ़ी फर्क भी है? हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हसन, ये बताइएगा कि इस जंग का दोबारा आगाज़ उस वक्त हुआ जब कतर के ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। कतर के ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। क्या समझते हैं आप कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या ईरान की जानिब से जो है अटैक किया गया था? देखिए, ईरान ने तो ऑफिशियली एक्सेप्ट इसे नहीं किया है, लेकिन बिलफर्ज अगर ईरान ने भी इसको ये काम किया हो, ये जो 14 शिकों पर मुश्तमिल ये जो MOU था, उसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम अगले 60 दिनों तक बगैर कोई टोल या जो भी सर्विस चार्जेस जो भी है लिए हुए ईरान तय करेगा। ये अल्फाज हैं उसके, ईरान तय करेगा के मतलब यानी ईरान रिस्पॉन्सिबल भी है कि वहां से महफूज तरीके से जहाज गुजरें, और अगर जो ईरान ने रास्ता बताया है उसके मुताबिक नहीं चला तो उसका खमियाजा जो भी जाएगा भुगतेगा। अब अमेरिका ने जो काम किया है वो ये है कि इन लोगों ने ये सिर्फ ये वाला मामला नहीं आपना है हुर्मुज़ का, लुबनान के मामले में भी यही किया है। इन लोगों ने, ट्रंप साहब ने यानी हर शिक का एक पैरेलल शिक वो बनाना चाह रहे हैं, इस तरह से कि लुबनान में उन्होंने जाके हुकूमत और इसराइल के बीच मुआहिदा, नाम नहाद मुआहिदा करवाया है कि जो तकरीबन कह सकते हैं कि वो सर तस्लीम खम कर दिया है लुबनानी हुकूमत ने, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन ईरान ने कहा है कि भाई वहां पे अब जो कुछ हो, लेकिन हमारी शर्त, जो पहली शर्त है कि तमाम महाजों पर जंग रुकनी चाहिए, वहां पे रोकी नहीं गई। तो पहली शर्त की तो खिलाफ वर्जी कर दी गई। इसमें भी देखा जा रहा है कि अब ईरान को लालच दी जा रही है कि भाई आप इसके बाद 60 दिन के बाद आप टोल न लें, हम आपके 100 अरब डॉलर से ज्यादा जो मुंजमद रुकुमात हैं वो हम आपके लिए रिलीज करवा देंगे। ये ईरान का ही पैसा दूसरी जगह से न लो, इस जगह से ले लो, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। और अभी ट्रंप साहब ने 3 दिन पहले कहा है कि ये तो बिल्कुल एक सोने की चिड़िया है आबनाए हुर्मुज़, तो इसका मतलब है अहमियत उसकी मालूम है उन्हें, और उन्होंने एक पैरेलल रूट खुलवा दिया। हालांकि तय था इस मुआहिदे के मुताबिक, इस MOU के मुताबिक, कि ईरान तय करेगा कहां से जहाज गुजरे, और इसकी खिलाफ वर्जी की गई है। और ईरान ने जो एक रिटेलिएटरी इकदाम किया है वो इसी तनाजुर में और इसीलिए किया है कि ईरान की इजाजत के बगैर गुजरे क्यों। जब आप एक शिक को ढीला छोड़ेंगे तो तमाम शिकों पर अमेरिका जो है वो फिर और अपनी कतर जो सालसी करवा रहा था, हसन, बिल्कुल ठीक है। इजाज़ साहब ये बताइएगा, कतर जो कि सालसी करवा रहा था, हमने देखा कि ईरान की जानिब से जो है वहाँ मिसाइल दागे गए, और जिस तरीके से हसन जैदी साहब ये कह रहे थे कि अगर हम कतर को जाने देते, कतर के जहाज़ को जाने देते, तो फिर उसके बाद तमाम जहाज़ जो है उसी रूट को इख्तियार कर लेते। यही वजह है, ईरान की यही पॉलिसी थी कि यहाँ पे उनको रोका जाए या हमला किया जाए। मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले हमारे एक मौजूद पैनलिस्ट ने कहा कि ये इंटरनेशनल वाटर्स और उस टेरिटोरियल वाटर के हवाले से बात की, तो मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल सी लॉज ऑफ कम्युनिकेशन के मुताबिक किसी भी मुल्क की जो साहिल होता है उसकी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल समंदर की तरफ वो उनका टेरिटोरियल वाटर होता है, और उसके बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाते हैं। अब ये आबनाए हुर्मुज़ की एक ऐसी पिक्यूलियर सिचुएशन है कि इसकी अगर टोटल विड्थ देखी जाए तो दोनों ममालिक, एक तरफ ओमान और एक तरफ ईरान को, हम अगर उनके मुरवजा इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक टेरिटोरियल वाटर का हक तस्लीम हम करते हैं और बिल्कुल वो एस्टैब्लिश्ड है, तो फिर भी दरमियान में एक बहुत ही नैरो चंद किलोमीटर्स की जो है पट्टी फिर भी बचती है। तो ये पहले चूंकि कभी ये चीज कंटेस्ट नहीं हुई, तो वो जब से ये कानून बनने से पहले से ये जो है एक तमाम जो इस तरह की गुजरगाहें थी, आबी गुजरगाहें, उसमें एक इंटरनेशनल एक हक तस्लीम किया जाता है कि वो वहां से फ्री पैसेज जो है वो रहेगा। तो अभी इसीलिए ये जो वर्किंग लेवल कमेटीज हैं उसमें ये चीजें तय होना है, और फिर इनकी रेटिफिकेशन या अप्रूवल दो चीजों के मामले में खास तौर पे, एक आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल का, और दूसरे जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का इशू है
उसके ऊपर भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की इंडोर्समेंट के साथ उसका भी कोई मुस्तकिल या पायदार हल ढूंढा जाएगा। अब आपके सवाल की तरफ आते हुए, यकीनन ईरान अगर थोड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करता तो ये सूरत हाल मजीद बिगड़ने से बच सकती थी बल्कि कहना चाहिए। अब तो जो हो गया, लेकिन फिर भी एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट मैं ये कहूँगा कि दोनों साइड्स ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई तो ये जो मुफाहमती यादाश्त या MOU है वो साइन हुआ और एक अमन के रास्ते की तरफ दोनों मुल्क चल पड़े। लेकिन अब अगर दोनों में से कोई एक फरीक गैर जिम्मेदारी का सबूत देगा या लचक नहीं दिखाता, क्योंकि बुनियाद है इस पूरे पीस प्रोसेस को इनिशिएट करने की और आगे प्रोग्रेस करने की, तो फिर हम इसी तरह दायरों में सफर करते रहेंगे और कभी भी कोई वायबल जो है अमन इस खित्ते में नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक है बाबर साहब, पहले ये कहा जा रहा था एक्सियोस के मुताबिक कि 11 जुलाई को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात का दूसरा फेज़ जो है वो शुरू होगा, जिसमें अमेरिकन डेलीगेशन और साथ ही ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद आएंगे। क्या समझते हैं आप कि वो जो टेक्निकल कमेटीज़ बर्गनस्टॉक में काम कर रही थी, अब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा फेज़ शुरू हो जाएगा बासानी इन हमलों के बाद? ये थोड़ा प्रोसीजर जो है वो डिले हो सकता है? बासानी तो नहीं हो सकता जी, हम भी एक मसालतकार हैं, हम मीडिएटर हैं, हमारी पोजीशन भी काफी मुश्किल है। एक को समझाते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है, उसको समझाते हैं तो पहला बिगड़ जाता है। काफी हेक्टिक काम है कि हमने सिर्फ एक यही तो काम नहीं ना रखा हुआ, हमने और भी काम करने, हमारी लीडरशिप के और भी बहुत सारे काम है। हमारे मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी की जंग है मुसल्लत की हुई, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर इतने लोगों की जाने जा रही है, हमने उस पर तवज्जो देनी है। हमारी इकोनॉमी के सीरियस मसाइल हैं, उसकी तरफ तवज्जो देनी है। मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं, दुश्मन हमारे ऊपर हमलावर है। तो ये हम एक बड़ी सिंसेरिटी के साथ, दिलजोई के साथ, संजीदगी के साथ हम अपना काम कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। जितनी हमने कोशिश की है किसी ने नहीं की, और हम पे तो हमारे दुश्मन इंडिया और इजराइल इल्जाम लगाते रहे कि ईरान की तरफदारी करते रहे, आर्टिकल लिखे गए हैं, प्रोपेगेंडा किया गया है और हमने ईरान का भरपूर साथ दिया है। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश तो अभी भी जारी है, और जैसे हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा, अभी भी मुझे उम्मीद है ये उस तरीके से फुल फ्लैज वॉर पे ये नहीं जा सकते वापस, पता दोनों को है। तो ये इस तरह की जो हुआ ये नहीं होना। आपने बहुत ही अहम आंसर दिया और उसमें इंपॉर्टेंट ये भी था जिस तरीके से आपने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन अगर ईरान में इसराइल की रिजीम चेंज हुकूमत आ जाती है तो फिर हमारा ईरान का बॉर्डर भी इंगेज हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान पे भी हमारे पाक अफवाज जो हैं वो इंगेज हैं, भारत के साथ भी हमारे मसाइल हैं। तो एक ईरान का बॉर्डर ही हमारे लिए बचा था, जहाँ पर हम नहीं चाहते थे कि कोई दहशतगर्दी के कोई वाक़यात हों और ना ही कोई ऐसा रिजीम चेंज आए जिसके बायस हम देखेंगे कि ईरान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। देखिए जी, वो तो एक उसका एक ओवरऑल उसका इफेक्ट तो फिर इस तरह की बातों में होता ही है, लेकिन हमारे ऊपर इफेक्ट होने से पहले तो ईरान पे इफेक्ट होगा ना जी। रजीम चेंज अगर ईरान में होता है तो सबसे पहले तो उसके मनफी असरात ईरान पे आएंगे और उसके बाद पाकिस्तान पे जो आने वो आएंगे। तो हम तो ये नहीं चाहते कि ईरान डिस्टेबलाइज हो, और अभी भी मुझे उम्मीद है, मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात किसी न किसी सूरत दोबारा आगे चलेंगे। जैसे आपको मैंने कहा, आने जी पीस के साथ कुछ ना कुछ इनमें आगे बात बढ़ेगी, और ये जो वाकयात हुए हैं ये नहीं होने चाहिए। ये 2-3 दिन चलेंगे, उसके बाद फिर बातचीत मुज़ाकरात की होगी। दोनों को अपने अपने लिमिटेशंस का पता है, बट जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा, हार्ड लाइनर्स जहां पर भी होंगे ना जी, वहां पर इश्यूज क्रिएट होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, लचक और रवादारी से ये बात आगे बढ़ती है। सख्त गिर रवैयों से, हार्ड लाइनर्स के एक्सट्रीम पोजीशन से, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, मामला ठीक नहीं हो सकते। डोनाल्ड ट्रंप काउंटर प्रोडक्टिव अमेरिका के लिए है, इसराइल बताते खुद पूरे का पूरा रीजन के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। और इसी तरीके से अगर ईरान के अंदर हम पासदाराना इंकलाब के कुछ एलिमेंट की बात करें तो वो भी हार्ड लाइनर है। वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी दबे दबे लफ्जों में उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे हैं। उनके प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर पॉलिटिकल फेस है, फॉरवर्ड लुकिंग फेस है। इस तरह के लोगों के हाथों में फैसले होंगे तो चीजें बेहतर होंगी, और अपनी अपनी लिमिटेशंस के अंदर है कि बात करनी चाहिए, काम भी करना चाहिए। ईरान को अपनी लिमिटेशंस का पता है और पता होना चाहिए। अगर हमको अपनी लिमिटेशंस का नहीं पता, इट मींस आप एक ख्याली दुनिया में रहते हैं। अमेरिका को भी अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। बट अभी भी मुझे उम्मीद है कि बीच में मीडिएटर्स हैं, पाकिस्तान है,
कोशिशें हैं कि ये दोबारा ट्रैक के ऊपर है, लेकिन ये जो एक इसका एलिमेंट है ना जी, जिसमें कतर पे हमला और खुदा ना खास्ता अगर ये सऊदी अरबिया पे करने की कोशिश की तो फिर हालात बहुत खराब हो जाएंगे पहले की तरह। आप ये ना बोलिए कि आज ही नेतन्याहू की स्टेटमेंट थी कि हम तो पहले ही कहते थे जंग बंदी नहीं हो सकती और हम दोबारा से तैयार है जंग में कूदने को, तो ये भी ज़हन में ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है यामीन साहब, जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने कहा, और मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि नेतन्याहू इन हमलों से खासा खुश हैं और वो यही कहना चाह रहे थे कि मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं होंगे, जो MOU साइन किया था उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इसराइल भी यही चाहता है कि एक बार फिर जो है वो खित्ते में जंग छिड़ी जाए। क्या समझते हैं आप कि स्पॉयलर्स में इसराइल और भारत इस तमाम सिनेरियो को देख कर खासा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा था, पाकिस्तान ये चाह रहा था कि खित्ते में अमन हो? जी दुरुस्त फरमा रही हैं। इसराइल तो खत्ते में अमन नहीं चाहता। इसराइल का तो एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि ईरान को मुकम्मल नीस्तो नाबूद कर दिया जाए, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया जाए। और नेतन्याहू और मोदी जो हैं वो तो सगे भाई हैं, बिल्कुल सगे भाई हैं, और ये तो पाकिस्तान के भी बिल्कुल खिलाफ हैं। ये मोदी जो लास्ट गया था वहाँ इसराइल, जी, तो फादरलैंड और मदरलैंड का उन्होंने जिक्र किया था यामीन साहब। जी जी, उन्हें कहा जी ये मेरे आप दोस्त नहीं, आप तो मेरे भाई हैं। तो वो तो हमें पता है कि लोग कई दफ़ा मजाक उड़ाते हैं कि तुम पाकिस्तानी जो हर वक्त यहूद और हनूद की बात करते हो। भाई मुझे तो कोई शक नहीं कि ये यहूद और हनूद की बड़ी सख्त गठजोड़ है। ये पाकिस्तान के खिलाफ भी हैं और दीगर मुसलमान ममालिक के भी खिलाफ हैं। तो ये एक ख़तरा है, सारे खत्ते को ख़तरा है इसराइल से, भारत से। ये देखें जब पिछले साल इन्होंने इसराइल और अमेरिका ने मिलके इनकी सियासी क़यादत को हलाक किया था ईरान की, तो उसमें ये बात खुल के आई थी सामने कि ईरान के अंदर रॉ एजेंट्स बैठे हुए थे जो उनके कोऑर्डिनेट्स दे रहे थे, और अब भी। तो इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये दोनों ममालिक ना ईरान के बारे में इनके अच्छे ख्याल आते हैं, ना पाकिस्तान के बारे में अच्छे ख्याल आते हैं। तो ये तो खुश हो रहे होंगे, तो तालियां बजा रहे होंगे, हमारे सारे दुश्मन तालियां बजा रहे होंगे। और जैसे मेरे साथी कह रहे थे कि देखिए हमारे तो अपने इंटरनल थ्रेट्स इतनी ज़्यादा हैं, हर रोज़ हमारे बच्चे यंग जवान शहीद हो जाते हैं, फौजी और पुलिस वाले। यामीन साहब, यहाँ एक एजेंडा ये भी है कि JD Vance जो हमेशा पीस टॉक पे बिलीव करते थे, वो चाहते थे कि मुज़ाकरात हो जाएं। अब उनका बयान भी मौजूद है, उनका कहना था कि अगर ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा बंद किया गया तो ईरान पे हमले जारी रहेंगे। देखिए बात यह है कि JD Vance कोई अलग आदमी तो नहीं है ना, वो तो अमेरिकन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, उनका नायब सदर है। और अगरचे वो चाहता है कि अमन आए, मगर वो एक सिंगल मैन तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं अमन चाहता हूँ। अगर दूसरी तरफ से हमला होगा तो अगर ठीक है भाई तुम भी जवाबी कार्रवाई करो, क्योंकि अमेरिका में तो ये एक वतीरा है कि अगर कोई भी सदर, मैं नायब सदर की बात नहीं कर रहा, ज़रा से भी कमज़ोरी दिखाता है तो अगली दफ़ा वो मुंतखब नहीं होता। ट्रंप तो शायद अगली दफ़ा एलिजिबल ही ना हो इलेक्शन लड़ने के लिए, मगर वांस तो अगली इलेक्शन में खड़ा होगा, मुझे तो कोई शक नहीं। वो तो अगली इलेक्शन की तरफ देख रहा है, तो वो ऐसी कोई अपनी कमजोरी नहीं जाहिर करेगा, वो यही जाहिर करेगा कि हम बहुत मजबूत लोग हैं। देखिए अमेरिका में चर्चिल को बहुत ज़बरदस्त आदमी समझा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दूसरी जंग अजीम में बहुत सख्त रवैया इख्तियार किया। चेम्बरलेन के बारे में कहते हैं पैसिफिस्ट था। तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग मैन को देखते हैं। कार्टर जो था वो दूसरी टर्म उसको नहीं मिली क्योंकि वो होस्टेजेस छुड़ाने में नाकाम रहा जो ईरान में होस्टेजेस हो गए थे। तो वांस जो है वो बिल्कुल ऐसी जैसे कहते हैं ब्रॉड साइड नहीं देगा कि उस पर लोग कहें ओ भाई वांस साहब आपने तो ये कह दिया था, आप तो ईरान के खिलाफ हमला नहीं करना चाहते थे। वो बिल्कुल नहीं कहेगा कि हमला नहीं होगा, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैन का सबूत देगा। उसको अगला इलेक्शन सामने नजर आ रहा है, उसका अपना एजेंडा है, उसका अपना सियासी एजेंडा है। तो ये हर एक के अपने एजेंडे होते हैं। नेतन्याहू का भी एजेंडा है। देखिए जी उसमें तो इल्जामात लगे हुए, उसमें तो मुकदमे चल रहे हैं। वो तो चाहते ही नहीं जंग खत्म हो। वो अगर उसको जंग खत्म हुई तो उस पर मुकदमे साबित हो जाएंगे, वो जेल चला जाएगा। इससे पिछला सदर भी जेल काट रहा है उनका, इजरायली करप्शन के इल्जाम के तहत। इस पे भी नेतन्याहू की बीवी ने करप्शन के बड़े बड़े इन पे इल्जाम हैं। तो ये देखें जो हमारी एलीट है हर जगह, इन पे बड़े बड़े इल्जाम होते हैं। और इसको वो एप्स्टीन फाइल का भी चक्कर चल रहा है, ये भी ट्रम्प भी इन्वॉल्व है। टाइम थोड़ा मुख्तसर रह गया है। एजाज मलिक साहब ये बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप का तुर्की का दौरा था जिसमें उन्होंने वाज़ेह कह दिया था कि अमेरिका को नेटो की ज़रूरत नहीं है, नेटो को अमेरिका की ज़रूरत है। तो वहाँ से इससे पहले भी उनके बयानात मौजूद है, नेटो से खासा नाराज़ भी नज़र आए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में नेटो ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद नहीं की थी।
देखें, वो पहले तो यकीनन वो इसी तरह के एग्रेसिव बयान देते रहे नेटो के बारे में, और वर्चुअली ऐसे लगता था कि जैसे उन्होंने नेटो में अपना इंटरेस्ट जो है वो खो चुके हैं, और यूरोप में भी जो उनके दूसरे खलीफ ममालिक से ताल्लुकात थे वो भी काफी जो है कशीदगी की तरफ जा रहे थे। लेकिन इस पर्टिकुलर जो नेटो समिट हुआ है उसमें तो आप देखिए कि दोबारा से नेटो को रिवाइव करने की जो है बातें हो रही हैं। इसमें नेटो को री इक्विप करने की बातें हो रही है। नेटो के लिए मल्टी बिलियन डॉलर जो है वो फंड्स जो हैं वो मैनेज किए जा रहे हैं। तो ये तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि नेटो की रिवाइवल है, जो एक तरफ यूक्रेन को सपोर्ट करने की जो है इंडिकेशंस इसमें आ रही हैं, और दूसरी तरफ नेटो जो है वो फिर अल्टीमेटली अमेरिकन ऑब्जेक्टिव जो हैं एज ए सोल सुपर पावर वो शायद उसको भी आर्गुमेंट करे। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज मलिक साहब, आपके वक्त का कैमरा थे। यामीन साहब ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अमेरिका की जानिब से ईरान के 5 सूबों को निशाना बनाया गया है। इस वक्त तदफीन का अमल जारी है आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की। फिर उसके बाद ज़राए कुछ ऐसी इतलात भी बता रहे हैं कि ईरान की जानिब से भी भरपूर रिटेलिएशन किया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।